नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में संघीय संसद टॉपिक का अध्ययन करते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दो लोकसभा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) में उल्लेखित है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश 31, तेलंगाना 7, महाराष्ट्र 19, झारखंड 6, तमिलनाडु 18, छत्तीसगढ़ 5, बिहार 16, हरियाणा 5, पश्चिम बंगाल 16, हिमाचल प्रदेश 3, कर्नाटक 12, उत्तराखंड 3, आंध्र प्रदेश 11, नागालैंड 1, मध्य प्रदेश 11, मिजोरम 1, गुजरात 11, मेघालय 1, ओडिशा 10, मणिपुर 1, राजस्थान 10, त्रिपुरा 1, केरल 9, सिक्किम 1, पंजाब 7, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 7, गोवा 1, जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3, पुदुचेरी 1। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 90। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। कहने का अर्थ यह है, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में उल्लेखित किया गया है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित कर देती है कि राज्यसभा में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है और ये सिफारिश मानना या नहीं मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, कहने का अर्थ यह है लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। और यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे पद से त्यागपत्र देना होगा। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी, 2 SD देवगौड़ा, 3 I.K. गुजराल, 4 डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। राष्ट्रपति कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक की नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि राज्यसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद भवन एक वर्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार की थी। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 ईस्वी को रखी गई थी। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली व दमन दीव व लक्षद्वीप, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अब पढ़ते हैं लोकसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। यह अनुच्छेद 93 में उल्लेखित है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों
के निर्वाचित क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं, अनुच्छेद 330(1) के अनुसार। वर्ष 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। यह लोकसभा के सदस्यों की संख्याएं हैं। संघीय क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा की सीट 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1, दादर व नागर हवेली दमन दीव में 2, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1। यह लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, परंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं: वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की
कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा अनुच्छेद 103 के अनुसार। कहने का अर्थ ये है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए गणपूर्ति है वह 1/10 निश्चित की गई है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। अनुच्छेद 104 के अनुसार लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। कहने का अर्थ ये है 55 व्यक्ति होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों, इस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 108 के द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयक पर होती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 118(3) में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 118(4) के अनुसार। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति और यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। यहाँ बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है और लोकसभा उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा में विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 107(4) के अनुसार कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा।
अनुच्छेद 107(5) के अनुसार। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। कहने का अर्थ यह है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कहने का अर्थ यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक पद रिक्त नहीं करता है। कहने का अर्थ है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अगली लोकसभा की पहली बैठक तक होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। कहने का अर्थ यह है, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष कार्य करेगा और उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति को पीठासीन बनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना और उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना, भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न विधेयक प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। कहने का अर्थ यह है, लोकसभा अध्यक्ष है लोकसभा में निर्णायक मत देता है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में
प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में, किसी सदन में और राष्ट्रपति के द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और वह उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देता है। कहने का अर्थ यह है, लोकसभा में निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जबकि राज्यसभा में निर्णायक मत राज्यसभा के सभापति द्वारा दिया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 101 में किया गया है। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 102 में उल्लेखित है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष के अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव सायं 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद सदस्यों को संसद की बैठक से पूर्व या बाद के 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अथवा निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अथवा जितने दिन वह मतदान करता है कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये का दंड स्वरूप देना होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संसद में कार्यवाही हिंदी में
या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपने पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभूमि में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकेंगे। यह अनुच्छेद 120(1) में उल्लेखित है। आज हमने लोकसभा राज्यसभा का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।